हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है फॉर क्लास 12 एंड चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। ये है पार्ट 3 एंड इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नाउ जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं एक्चुअली वो थोड़े बिगर एग्रीगेट्स होते हैं, यानी उनका जो साइज़ होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। तो आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो साइज में बड़ा है एज़ कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कोलाइडल सॉल्यूशन के कम होंगे एज़ कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। अब इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आप लोग की सेम स्पेस है। ये जो आपकी स्पेस है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए भी है और ट्रू सॉल्यूशन के लिए भी है। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा है, तो पार्टिकल्स को थोड़ा बड़ा करके इसी दोनों की जो इक्वल स्पेस है वहाँ पर इन्हें प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पार्टिकल प्लेस कर दिए गए। अब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे हैं तो उन्हें इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अब डायग्राम को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन में ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू कोलाइडल सॉल्यूशन। अब साइज पार्टिकल का बड़ा है तो इसमें जो उनके नंबर हैं वो कम होंगे। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो नंबर उसमें ज़्यादा होंगे। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो हम इस चीज़ से, इस डायग्राम से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हाँ, कि जो आपकी वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन वो कम होती है एज कंपेयर टू वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है फॉर ट्रू सॉल्यूशन। तो ये सब कुछ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए और ये चीज़ें आपको एट सेम कॉन्सेंट्रेशन पे देखी जा सकती हैं। सेकेंड है टिंडल इफ़ेक्ट। अब टिंडल इफ़ेक्ट जो है ये दिया गया था जॉन टिंडल ने। और टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यहाँ वहाँ बिखर जाना, उसे कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। अब टिंडल इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसकी रेंज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के अंदर होनी चाहिए। ट्रू सॉल्यूशन में आपको टिंडल इफ़ेक्ट दिखाई नहीं देता क्योंकि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। अब टिंडल इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? जब सिनेमा हॉल्स होते हैं वहाँ पर पिक्चर्स को प्रोजेक्ट किया जाता है तो आपको वो जो लाइट है वो आपको दिखता है, वो जो पिक्चर की प्रोजेक्शंस हैं वो आपको दिखाई देती हैं। सिनेमा हॉल्स में जब लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, जब पिक्चर्स की प्रोजेक्शन होती है तो उस टाइम लाइट की स्कैटरिंग होती है क्योंकि वहाँ पर डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एंड वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो ये इफ़ेक्ट होता है टिंडल इफ़ेक्ट। एक नॉर्मल सा इफ़ेक्ट कहती हूँ जो नॉर्मली आई थिंक सबने आपने ऑब्जर्व किया होगा। एक डार्क रूम है, उसका डोर है ये, उसमें एक छोटा सा होल किया गया है। अब कमरे के अंदर प्रेजेंट है डस्ट पार्टिकल। अब सूरज की रोशनी या कोई भी रोशनी जब इस होल के अंदर आएगी और दूसरी तरफ, कमरे की दूसरी तरफ जाएगी तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अब वो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसलिए आपको दिखाई देता है कि लाइट कहाँ से कहाँ तक जा रही है और इसे कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। अब टिंडल इफ़ेक्ट दिखाने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहला है जो डायमीटर होता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का वो काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज़। यानी जो डायमीटर है और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो डायमीटर उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए।
अब डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में दो वर्ड आते हैं, वो है डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। मैं आपको एक्चुअली कोलाइडल के अंदर दो टर्म्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। पहला है डिस्पर्स्ड फेस एंड दूसरा है डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि आप सॉल्यूशंस बनाते हो तो सॉल्यूशन में एक होता है जो आप कम अमाउंट में लेते हो और दूसरा होता है जो आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हो। तो कोलाइडल्स में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये दोनों। अब जो सॉल्यूट है उसकी जगह इस्तेमाल कर लीजिए डिस्पर्स्ड फेस जिसकी क्वांटिटी होती है कम, और सॉल्वेंट की जगह इस्तेमाल कर लीजिए डिस्पर्जन मीडियम जिसकी क्वांटिटी होती है ज़्यादा। डिस्पर्स्ड फेस जो क्वांटिटी में कम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, और डिस्पर्जन मीडियम जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। सो ये थी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिए। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम के, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड यानी नंबर्स में, उनके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए सेटिस्फाई, तभी रिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। रिंडल इफेक्ट की मदद से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है और कौन सा आपका ट्रू सॉल्यूशन है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में आपको डिफरेंस बताती हूँ। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा होता है, इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर। अब टिंडल इफेक्ट की मदद से दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करोगे? ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट दिखाई नहीं देता, जबकि कोलाइडल में टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। उसके बाद सिगमॉन्टी इन 1903 इन्होंने इस्तेमाल किया था टिंडल इफेक्ट, और उस टिंडल इफेक्ट की मदद से एक एपरेटस को सेट किया था और नाम है उसका अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब इसमें होता क्या है, एक बीम ऑफ लाइट को फोकस किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। कोलाइडल सॉल्यूशन हमने एक ग्लास वेसल के अंदर लिया है और उसके ऊपर लाइट को फोकस कर रहे हैं। अब ये जो फोकस है, जो हमारी लाइट का फोकस है, वो ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ऑब्जर्व किया जाता है विद माइक्रोस्कोप के साथ, उसे ऑब्जर्व किया जाता है जो है राइट एंगल, यानी बीम अगर ऐसे है तो उसके राइट एंगल पे आप माइक्रोस्कोप रखते हो और फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो फोकस ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप से, विच इज़ एट राइट एंगल टू बीम्स। अब जो आपके माइक्रोस्कोप में दिखाई क्या देगा, अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे से स्टार्स की तरह आपको दिखाई देंगे। पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क होगा और आपको कोलाइडल पार्टिकल छोटे छोटे स्टार्स के रूप में दिखाई देंगे। बट अल्ट्रा माइक्रोस्कोप एक्चुअल जो पार्टिकल का साइज है वो नहीं बताता, बस वो ये ऑब्जर्व कराता है कि हाँ भाई लाइट स्कैटर हुई है, वो आप देख सकते हो। और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल आपको छोटे छोटे से स्टार्स के रूप में दिखाई देंगे, बट उसका एक्चुअल साइज आपको पता नहीं लगता। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में इंफॉर्मेशन नहीं देता क्या था कि कोलाइडल पार्टिकल का क्या साइज है और क्या उसका शेप है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कलर। अब कलर डिपेंड करता है कि आपने की जो वेवलेंथ है लाइट की कौन सी स्कैटर हुई है, और वो स्कैटर होती है बाय डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। जो कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स हैं वही लाइट को स्कैटर करेंगे। तो डिपेंड करता है कलर कि कौन सी वेवलेंथ लाइट वो स्कैटर करता है। अब वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी, क्या साइज है और क्या नेचर है पार्टिकल्स का।
कलर चेंज हो जाता है विद द मैनर इन विच ऑब्जर्वर रिसीव लाइट, यानी ऑब्जर्वर कौन सी लाइट रिसीव कर रहा है, ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड, वो किस तरीके से लाइट को अपने रिसीव कर रहा है, उससे उसके ऊपर भी कलर डिपेंड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेस्ट गोल्ड सोल, देखिए जो बिल्कुल छोटे से गोल्ड सोल्स होते हैं वो एक्चुअली रेड कलर के दिखाई देते हैं, और जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बड़ा होता है कलर भी उसके साथ चेंज हो जाता है। अब जैसे पार्टिकल का साइज और बढ़ाएंगे तो पर्पल कलर का, और बढ़ाएंगे ब्लू, एंड फाइनली जब उसका एक प्रॉपर साइज आ जाएगा तो वो आपको दिखाई देगा गोल्डन। तो जो उसकी साइज है, साइज के ऊपर कलर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ब्रोमेन मूवमेंट की। अब ये जो मूवमेंट है ये ऑब्जर्व किया जाता है अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू, इसको ऑब्जर्व किया जाता है। हम देखते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो लगातार इस तरह के जिगजैग मूवमेंट के अंदर चल रहे होते हैं। ये जो जिगजैग मूवमेंट होती है ना, इसे कहते हैं ब्रोमेन मूवमेंट। ये जो मोशन है, इस मोशन को पहले ऑब्जर्व किया गया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इसलिए इसका नाम ब्रोमेन मूवमेंट से डिनोट किया जाता है। अब ये मोशन जो है जिगजैग मैनर में होता है। ये मोशन डिपेंड नहीं करता कि कोलाइडल का नेचर है क्या, उसे कोई मतलब नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज़ क्या है और उसकी विस्कोसिटी क्या है। देखिए पार्टिकल का साइज समझ आ गया कि वो साइज़ छोटा है कि बड़ा है। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि कितने वो एक हो, जब भी लिक्विड फ्लो करता है ना तो उसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप पानी और हनी ले लीजिए। पानी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए वो जल्दी से फ्लो कर जाता है। बट हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लो इतनी आराम से नहीं करता जितना पानी फ्लो कर जाता है। तो विस्कोसिटी जिसकी कम होती है वो जल्दी से फ्लो कर जाता है, जैसे आप पानी को डालिए और एकदम फ्लो कर जाता है। बट आप हनी डालिए जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो बहुत धीरे 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 बहुत स्लो मूव करता है, तो वो होती है विस्कोसिटी। तो जितना साइज़ छोटा होगा पार्टिकल्स का और जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगा ये मोशन। ब्रोमेन जो मूवमेंट है एक्चुअली क्या होता है, ये होता किस वजह से है, ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार आपस में बोmbardment करते हैं। बोmbardment मतलब एक तरह से गेप करके दिखा रही हूँ मैं आपको। और वो किसके साथ करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ लगातार बोmbardment करते हैं, और इसी वजह से ब्रोमेन मूवमेंट आपको होता है, मतलब ब्रोमेन मूवमेंट आपको दिखाई देता है। इस मूवमेंट की वजह से ही जो सोल्स की स्टेबिलिटी है, हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ब्रोमेन मूवमेंट वो शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज। कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं दे कैरी चार्जेस। अब चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट कोलाइडल पार्टिकल्स हमेशा चार्ज कैरी करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड्स, नेगेटिव के मेटल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें चार्ज होता है पॉजिटिव, और ये वो एग्जाम्पल हैं जिनमें चार्ज होता है नेगेटिव। बट कंफर्म है कि कोलाइडल पे एक ना पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई एक ना चार्ज, कोई एक चार्ज तो उसमें प्रेजेंट हमेशा होता है। एक वर्ड है सोल जिसमें इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली सोल क्या होता है, ये जो आपके टाइप्स ऑफ कोलॉइड होते हैं, सोल, जेल्स एंड इमल्शन। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो तो उसे कहते हैं सोल, लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करते हो तो उसे कहते हैं जेल, और लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हो तो इसे कहते हैं इमल्शन। देखिए सॉलिड ये जो होता है ये कम क्वांटिटी में लिया जाता है, तो ये है डिस्पर्स्ड फेज, और ये हो गया डिस्पर्शन मीडियम।
जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। जेल्स में भी डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्शन मीडियम। एक होगा लिक्विड इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा होगा डिस्पर्शन मीडियम। अब चार्ज किन रीजंस की वजह से होता है? पहला, बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं कि सोल पार्टिकल पे चार्ज होता क्यों है। तो पहला रीज़न है कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते हैं बाय सोल पार्टिकल्स और इसी वजह से उन पे आता है चार्ज, और ये होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्शन ऑफ मेटल्स। दूसरा था कि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब वो भी किसी एक आयन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर नेगेटिव को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कहलाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो कहलाएंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो जो वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराएंगे वैसा ही उनके ऊपर चार्ज डिसाइड हो जाएगा। और तीसरा है फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें से जो सबसे ज़्यादा रीज़न को एक्सेप्ट किया जाता है वो ये है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, और इसे आप करोगे डिटेल में। देखिए एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया गया है पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में। अब जो है AgNO3 रिएक्ट करेगा Ki के साथ और क्या बनेगा? AgI प्लस KNO3। ठीक है, अब सॉल्यूशन में Ki ज़्यादा है और हमारे पास बना है AgI जो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये जो है ये रहा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, और ये है Ki। अब दोनों में कॉमन कौन सा आयन है? I। तो ये अपने ऊपर उस आयन को एब्जॉर्ब करेगा जो दोनों के बीच में होगा कॉमन। तो इसने ऊपर एब्जॉर्ब कराया है नेगेटिवली चार्ज विच इज आयोडाइड, तो ये अपने ऊपर चार्ज कैरी करेगा नेगेटिव का और ये कहलाएगा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, डिस्पर्शन मीडियम और कोलाइडल सॉल्यूशन को देखा जाता है, जो दोनों में कॉमन होगा वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराएगा और उसी से जो चार्ज है वो डिसाइड कर लिया जाता है, वो डिसाइड हो जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझने के लिए प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन को, मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए ये बना है, ठीक है, और मेरे पास डिस्पर्शन मीडियम है ये वाला। ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है। अब डिस्पर्शन मीडियम और इसके बीच में कौन कॉमन है? Ag और Ag। तो ये जो आपका Ag है, AgI जो प्रोडक्ट बना है वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कराएगा अपना कॉमन आयन। डिस्पर्शन मीडियम के साथ जो भी इनके बीच में कॉमन आयन होगा वो अपने ऊपर कराएगा ये एब्जॉर्ब। तो इसने एब्जॉर्ब कराया है Ag प्लस, तो ये कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपका चार्ज डिसाइड होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं उसके आगे। अब ये पहला वाला एग्जाम्पल था AgI जिसने एब्जॉर्ब कराया था I नेगेटिव को यानी आयोडाइड आयन को। अब देखिए ये जो पहली लेयर बनी है वो लेयर नेगेटिवली चार्ज्ड है और हमने लिया था Ki। अब नेगेटिव तो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया। अब ये जो लेयर आपकी बनी होती है ये लेयर अपने ऑपोजिट चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगी और ये अट्रैक्ट करेगी K प्लस को, तो ये आ गया K प्लस और ये बनाएगा दूसरी लेयर। अब तो ये रही पहली लेयर और ये रही दूसरी लेयर। ये जो दो लेयर्स का जो एक कॉम्बिनेशन है ये दोनों अलग अलग चार्जेस का है और ये जो लेयर आपकी बन रही है, ये जो दोनों लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है इसे कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब मॉडर्न व्यूज़ के मुताबिक ये जो पहली लेयर होती है ना ये होती है बिल्कुल फर्मली हेल्ड, यानी ये फिक्स्ड लेयर होती है, जबकि ये जो दूसरी लेयर होती है ये मोबाइल होती है यानी ये मूव कर सकती है और इसे कहते हैं डिफ्यूज्ड लेयर। तो पहली लेयर है फिक्स्ड लेयर और दूसरी है डिफ्यूज्ड लेयर।
अब दोनों के बीच में चार्जेस का सेपरेशन है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है, तो इससे बनती है पोटेंशियल डिफरेंस, इससे क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो फिक्स्ड और डिफ्यूज लेयर के बीच में चार्जेस का सेपरेशन है, इसी वजह से दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। अब देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशंस में इक्वल और सिमिलर चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको पॉजिटिव पार्टिकल ही मिलेंगे, और सब पे चार्ज इक्वल होता है और एक जैसा होता है, और इसी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं स्टेबल, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं सब में सेम चार्जेस है। अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे ही पास में आएंगे रिपल्शन होगा, और इन रिपल्शन की वजह से वो आपस में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, एग्रीगेट नहीं हो सकते, और इसी वजह से वो बने रहते हैं स्टेबल। इसके बचे हुए टॉपिक्स मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।